प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका पेपर सेकंड विद्युत चुंबकत्व, जिसका पहला अध्याय है स्केलर एंड वेक्टर फील्ड्स यानी सदिश और अदिश क्षेत्र। तो सदिश और अदिश क्षेत्र को मैं समझूं उससे पहले मुझे ये जानना ज़रूरी है कि सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ क्या होती हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर हमें ऐसी कोई भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है तो वो अदिश राशि होती है। जैसे कि द्रव्यमान है, ताप है, आवेश है, विभव है, ये सब कैसी राशियाँ हैं? अदिश राशियाँ हैं, और जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें सिर्फ मान चाहिए, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अदिश के विपरीत हम चलें तो सदिश राशियाँ वो राशियाँ हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए मुझे परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए। जैसे कि मैं कहूँ वेग, तो वेग कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। लेकिन चाल कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। जैसे मैं दूरी कहूँ तो दूरी कैसी राशि है? अदिश है। लेकिन विस्थापन, क्योंकि मैं कहती हूँ विस्थापन है तय की गई दूरी एक निश्चित दिशा में, तो विस्थापन कैसी राशि हो जाती है? सदिश राशि हो जाती है। तो इस तरह से आप सदिश राशियों और अदिश राशियों का अध्ययन कर चुके हैं, और हम ये भी जानते हैं कि सदिश राशि को कि केवल दिशा को बताने के लिए मैं एकांक सदिश को डिफाइन करती हूँ, और एकांक सदिश होता है सदिश अपॉन उस दिशा में सदिश का परिमाण। तो यानी वो सिर्फ एक तरह से उसका जो एकांक सदिश मैं डिफाइन करती हूँ वो सिर्फ सदिश राशि की दिशा को बताता है और उसका परिमाण एकांक होता है। अब चूँकि मेरे को सदिश राशियों और अदिश राशियों को मैं अच्छे से समझती हूँ, इसलिए अब मैं आती हूँ कि क्षेत्र को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहला है अदिश क्षेत्र। तो अदिश क्षेत्र, सबसे पहले अगर मैं अदिश क्षेत्र और सदिश क्षेत्र पे भी जाने से पहले मैं देखूं तो किसी भौतिक राशि का मान किसी ना किसी अगर मैं उसको किसी फ्रेम में नाप रही हूँ उस भौतिक राशि को, तो वो बिंदु की स्थिति पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि वो आकाश जिसमें भौतिक राशि का मान उस बिंदु की स्थिति का फलन है, वो परिमाण भी हो सकता है, वो उसकी दिशा भी हो सकती है। तो वो जो आकाश है वो कहलाता है उस भौतिक राशि का क्षेत्र। यानी वो ऐसा क्षेत्र है जहाँ मैं उस भौतिक राशि को उससे संबद्ध कर सकती हूँ। तो इस पूरे क्षेत्र को मैं कितने भागों में बांट सकती हूँ? दो में, एक अदिश क्षेत्र और दूसरा कहलाता है सदिश क्षेत्र। तो अदिश क्षेत्र क्या है कि वो आकाश, वो स्पेस जिसके हर एक बिंदु से मैं किसी अदिश राशि को जोड़ सकती हूँ, तो वो आकाश कहलाएगा, वो क्षेत्र कहलाएगा अदिश क्षेत्र। यानी वो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हर बिंदु पर हम अदिश राशियों को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हर अदिश राशि अपने आप में यूनिक होगी और सिंगल वैल्यू होगी। यानी कोई भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर रिपीट नहीं होगी। जैसे कि अगर हम कहें तो इसको मैं कैसे प्रदर्शित करूँगी, तो मैं इसको कह सकती हूँ कि फाई इस तरह से है कि फाई जो बिंदु की स्थिति है XYZ उसका कोई फलन है। अब यहाँ पर ये इस बात पर निर्भर करेगा बिंदु पर फाई का मान कि प्रेक्षण बिंदु पर निर्देशांक क्या है, x क्या है, y क्या है, z क्या है। XYZ जब बदलेगा तो अदिश राशि का परिमाण भी बदलेगा। यानी किसी एक बिंदु पर वो सिंगल वैल्यूड होगी और अपने आप में यूनिक होगी। अब हम इसको अदिश क्षेत्र को प्रदर्शित कैसे करेंगे? तो हम अदिश राशियों को, अदिश क्षेत्रों को पृष्ठों के द्वारा दिखाते हैं, सरफेसेस के द्वारा दिखाते हैं, और किसी एक सरफेस पे पूरी अदिश राशि का मान एक ही लिया जाता है। तो ऐसा अगर पृष्ठ मेरे पास है कि अगर मैंने किसी एक पृष्ठ पर पूरी अदिश राशि का मान एक ही लिया है तो वो सम अदिश पृष्ठ कहलाएगा। एक बात हमें यहाँ ध्यान रखनी है कि सम अदिश पृष्ठ आपस में एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटेंगे। यानी जैसे हम पैरेलल लाइंस कहते हैं, उसी तरह हम ये पैरेलल पृष्ठों की बात करेंगे। तो जैसे कि यहाँ मैंने दिखाया है कि अगर कोई स्रोत है ताप का, तो उसका एक, उसके चारों ओर एक पृष्ठ मैंने दिखाया है वृत्ताकार पृष्ठ, वो T है, किसी एक त्रिज्या का है, और किसी दूसरी त्रिज्या का अगर मैं कोई पृष्ठ दिखा रही हूँ तो वो T - T डेल्टा T टेम्परेचर पर है। तो इस तरह से हम पृष्ठों के द्वारा किसको दिखा सकते हैं? समविभव पृष्ठ को, समतापी पृष्ठ को, समविभव पृष्ठ को दिखा सकते हैं। तो जैसे एक में मैंने ऊष्मा स्रोत के साथ दिखाया है तो समतापी पृष्ठ दिखाया है, और आवेश के साथ दिखाया है तो समविभव पृष्ठ दिखाया है कि r दूरी पर विभव का है और r से अधिक दूरी पर ये V - डेल्टा V विभव का है।
तो इस तरह से विभव को भी हम समविभव पृष्ठ के रूप में दिखा सकते हैं और सोर्स का ताप को भी हम समतापी पृष्ठों के रूप में दिखा सकते हैं। और विभव और जो ताप हैं दोनों ही अदिश राशियाँ हैं। तो ये था हम किस प्रकार से अदिश राशियों को दिखाते हैं कि अदिश राशियों का निरूपण हम पृष्ठों के द्वारा करते हैं। और अगर ऐसा पृष्ठ जिस पर सब जगह समान विभव है या समान अदिश राशि का मान है तो वो सम अदिश पृष्ठ हो जाता है। अब आगे हम जो देख रहे हैं वो है सदिश क्षेत्र। तो जो सदिश क्षेत्र है वो क्या है कि जब किसी भी क्षेत्र में मैं हर एक बिंदु को किसी सदिश राशि से संबद्ध करती हूँ तो वो जो क्षेत्र है वो कहलाता है सदिश क्षेत्र। यानी कि अगर हम क्षेत्र में अदिश राशि को संबद्ध कर रहे हैं तो वो अदिश क्षेत्र होगा, और अगर हम क्षेत्र में सदिश राशि को संबद्ध कर रहे हैं हर एक बिंदु से तो वो सदिश क्षेत्र हो जाएगा। यानी सदिश क्षेत्र को मैं लिख सकती हूँ कि सदिश क्षेत्र ए भी क्या है, एक्स वाई जेड का ही फलन है, लेकिन ये साथ में दिशा पर भी निर्भर करता है यहाँ पर। और यहाँ पर पूर्व की तरह ही हर एक बिंदु पर जो हम राशि संबित कर रहे हैं सदिश राशि, वो अपने आप में अद्वितीय होगी, यूनिक होगी और सिंगल वैल्यूड होगी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जैसे इसके उदाहरण अगर मैं लूँ तो उदाहरण क्या हो जाएंगे, जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, वेग है, यानी जितने भी सदिश राशियों से जुड़े हुए क्षेत्र हैं वो मेरे कहलाते हैं सदिश क्षेत्र। तो इनको हम दिखाएंगे कैसे, तो इनको दिखाने का तरीका मेरे पास है कि मैं इनको सदिश रेखाओं द्वारा दर्शाती हूँ, और ये सदिश रेखाएं एक दूसरे को परस्पर कहीं भी नहीं काटेंगी, ये मुझे ध्यान रखना है। और अगर ये सदिश क्षेत्र को निरूपित करने वाली रेखाएं वक्र भी हो सकती हैं, और अगर ये वक्र रेखाएं हैं तो जो उस पर खींची गई स्पर्श रेखा है वो उस सदिश क्षेत्र की दिशा को बताएगी। अब सदिश क्षेत्र में हम परिमाण को कैसे लेंगे, तो इसके परिमाण को व्यक्त करने के लिए सदिश राशि के हम क्या करते हैं, इस सदिश क्षेत्र में एकांक क्षेत्र, उस सदिश क्षेत्र के लंबवत एकांक क्षेत्रफल लेते हैं, और उस एकांक पृष्ठ से उस एकांक क्षेत्रफल से जितनी बल रेखाएं होकर जाती हैं वो उस क्षेत्र के परिमाण को व्यक्त करती हैं। अगर उसमें से अधिक बल रेखाएं जाएंगी तो परिमाण अधिक होगा, कम बल रेखाएं जाएंगी तो जो आपके पास उसका जो परिमाण है वो कम होगा। तो इसलिए अगर मैं जैसे देखूं कि अगर मान लो मैं इसके परिमाण को, सदिश क्षेत्र के परिमाण को दिखाऊं, तो इसका मतलब जैसे एक सदिश मैं बी लेती हूं तो उस बी का मान हो जाएगा d5 अपॉन डी ए इंटू एन कैप। एन कैप किसको बताएगा, सदिश क्षेत्र की दिशा को बताएगा, और यहाँ फाई क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। यानी कि ओवरऑल मैं कहूँ तो सदिश क्षेत्र के लंबवत जब हम क्षेत्रफल लेते हैं तो उससे जाने वाली जो बल रेखाओं की संख्या है वो उस सदिश क्षेत्र के फ्लक्स को बताती है, और यही फ्लक्स सदिश क्षेत्र के परिमाण को भी व्यक्त करता है। तो सदिश क्षेत्र के फ्लक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे अगर मेरा सदिश बी है और क्षेत्र मैंने डी ए लिया है तो वो लिखा जाएगा बी डॉट डी ए, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ रिलेशन लिखा है कि बी का मान d5 अपॉन डी ए के बराबर है इंटू एन कैप के बराबर है, तो एन कैप से जब मैं दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट लेती हूँ तो ये बन जाता है बी डॉट एन कैप इज इक्वल टू d5 अपॉन डी ए एन कैप डॉट एन कैप, यानी d5 का मान हो जाएगा बी डॉट एन कैप डी ए, और एन कैप डी ए को मैं वेक्टर डी ए से लिख सकती हूँ। इसलिए सदिश क्षेत्र का जो फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा बी डॉट डी ए। तो सदिश क्षेत्र का जो फ्लक्स है वो सदिश क्षेत्र के परिमाण को व्यक्त कर रहा है कि गिवन एरिया में से कितना सदिश पास हो रहा है, कितनी सदिश रेखाएं जा रही हैं। अगर अधिक जा रही हैं तो फ्लक्स अधिक होता है, तो यानी वहाँ सदिश क्षेत्र का परिमाण अधिक होगा, और अगर कम जा रही हैं तो सदिश रेखाएं वहाँ से सदिश रेखाएं कम जा रही हैं, इससे सदिश क्षेत्र का परिमाण जो है वो कम होगा। और एक बात हमें यहाँ ध्यान रखनी है कि डॉट प्रोडक्ट इसलिए लिया गया है क्योंकि जो सदिश क्षेत्र की दिशा है वो उस क्षेत्र के लंबवत दिखाई जाती है, इसलिए यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है। अब ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जो सदिश क्षेत्र है वो दो प्रकार का हो सकता है, समरूप सदिश क्षेत्र और असमरूप सदिश क्षेत्र। तो समरूप सदिश क्षेत्र में जो हम बल रेखाएं खींचेंगे सदिश के लिए वो समान दूरी पर खींचेंगे, लेकिन जो असमरूप सदिश क्षेत्र है वो रेखाएं यहाँ पर उसको व्यक्त करने के लिए समान रूप से नहीं खींची जाती हैं। और एक बात हमें ये ध्यान रखनी है, ये रेखाएं काल्पनिक रूप से खींची जाती हैं, वास्तविक रूप से नहीं होती हैं। अब हम देखते हैं कि जब सदिश क्षेत्र और अदिश क्षेत्र को हम डिफाइन करते हैं तो उससे कुछ जुड़ी हुई राशियों को भी हम डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं अदिश क्षेत्र की प्रवणता क्या चीज़ है, रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड क्या चीज़ है। तो यहाँ हमने क्या किया, आप देख रहे हैं एक चित्र दिखाया है, इस चित्र में दो पृष्ठ लिए गए हैं S1 और S2, दो पृष्ठ लिए गए हैं, और S1 जो पृष्ठ है उस S1 पृष्ठ में
आपके पास हमने एक बिंदु लिया है P1 और दूसरा बिंदु हमने लिया है S2 पृष्ठ पर जो कि है P2। तो P1 का जो स्थिति सदिश है वो R है और जो P2 का स्थिति सदिश, क्योंकि ये दोनों पृष्ठ आपस में अल्प दूरी dr पर स्थित हैं, इसलिए जो P2 का स्थिति सदिश है वो R प्लस dr हो जाता है। और S1 पर जो फ्लक्स का मान है मेरे पास, यानी अदिश राशि का जो फलन का मान है वो है फाई, और जो S2 पृष्ठ पर अदिश क्षेत्र के जो का राशि का जो मान है वो है फाई प्लस डी फाई। ये अल्प अंतर इसलिए क्योंकि दोनों अल्प दूरी पर स्थित हैं, इसलिए इनके मध्य जो अदिश क्षेत्र का जो अंतर होगा वो भी अल्पांशी होगा। इसलिए इस पूरे सम अदिश पृष्ठ S1 पर जो मैंने फलन माना है, अदिश फलन, वो फाई माना है, और जो S2 पर पूरा सम अदिश पृष्ठ है S2, उस पर जो मैंने अदिश फलन माना है वो फाई प्लस डी फाई माना है। अब यहाँ पर मुझे ये पता दिख रहा है सदिश त्रिभुज नियम से कि जो मेरे पास OP1 दूरी है वो R है, OP2 दूरी है वो R प्लस GR है, और P1 और P2 के मध्य जो दूरी है वो DR है। अब मैं क्या करती हूँ कि पृष्ठ S1 से पृष्ठ S2 पर एक लंब डालती हूँ जो S2 को N पर काटता है, यानी जो P1N है वो S1 पृष्ठ से S2 पर लंब खींचा गया है। तो एक ट्राइंगल मेरे पास यहाँ बन रहा है P1 P2 N। अब यहाँ पर इन सब पूरी ज्योमेट्री को मैंने समझ लिया है। अब इस पूरी ज्योमेट्री को समझने के बाद मैं निकालती हूँ कि अदिश फलन का जो परिवर्तन है वो अभिलंब दिशा में कितना होगा, क्योंकि S1 से मैं S2 पर जाती हूँ तो अदिश राशि में परिवर्तन हो रहा है। तो इस अदिश फलन में मैं परिवर्तन का मान निकाल रही हूँ। पहले किस दिशा में निकाल रही हूँ? लंब दिशा में। लंब दिशा कौन सी है? P1N है। तो लंब दिशा में अदिश फलन के जो परिवर्तन की दर है वो हो जाएगी डेल फाई अपॉन डेल एन, क्योंकि ये जो P1N दूरी है वो डेल्टा एन के बराबर है, और आपके पास ये जो दिशा है आपके पास वो लंब दिशा है, और यहाँ पर जो ये दूरी P1N ली गई है वो डेल्टा एन है, और जो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है वो हो रहा है फाई से फाई प्लस डी फाई, यानी डेल्टा फाई परिवर्तन हो रहा है। तो लंब दिशा में परिवर्तन की दर मुझे कितनी मिलेगी? डेल्टा फाई डेल्टा एन के बराबर। और अगर मैं रेडियल दिशा में निकालूँ, यानी P1 से P2 पर जाऊँ, अभिलंब के अलावा किसी अतिरिक्त दिशा में जाऊँ, तो जो कि मैंने यहाँ पर P1 से P2 दिशा मानी है, तो उस दिशा में चलने पर जो फ्लक्स में परिवर्तन होगा S1 से S2 पे जाने में, वो परिवर्तन हो जाएगा डेल फाई अपॉन डेल आर के बराबर, क्योंकि ये दूरी कितनी है? P1 से P2 जाने पर dr दूरी है, और फ्लक्स में परिवर्तन मैं जानती हूँ d फाई है। इसलिए P1 P2 दिशा यानी लंब दिशा के अतिरिक्त किसी अन्य दिशा में मैं परिवर्तन निकालती हूँ तो वो डेल फाई अपॉन डेल आर हो जाएगा। और ट्राइंगल P1 P2 N से मुझे दिख रहा है कि आपके पास जो इसका आधार है वो P1N है, इसका लंब जो है वो P2N है, इसका जो विकर्ण है वो P1 P2 है, और आधार कोण P2 P1N है, यानी कि P1 P2 और P1N के मध्य आधार कोण बन रहा है, क्योंकि P2N P1 90 डिग्री का कोण मैंने खींचा है, क्योंकि लंब खींचा है मैंने यहाँ S1 से S2 पर, वो P1N है। इसलिए आपके पास इस ट्राइंगल से अगर मैं काम करूँगी तो मुझे मिलेगा P1N का मान P1 P2 cos थीटा के बराबर, और P1N है DN के बराबर, P1 P2 है DR के बराबर, इसलिए मेरे पास माना जाता है DN इज इक्वल टू DR cos थीटा के बराबर। अब मैं क्या करती हूँ कि P1 P2 दिशा में मेरा जो परिवर्तन था वो डी फाई डी आर था, तो इस जी आर को मैं यहाँ से रिप्लेस करती हूँ, जो संबंध मुझे मिला है तो वो रखते ही हो जाएगा डी एन अपॉन कॉस थीटा। तो ये मेरे पास P1 P2 दिशा में जो फाई के परिवर्तन की दर है वो हो जाएगी डेल फाई अपॉन डेल एन कॉस ऑफ थीटा। अब थीटा जो का मान अगर मैं ज़ीरो ले लूँ, ज़ीरो लेने का मतलब कि परिवर्तन मैं लंब दिशा में कर रही हूँ, तो जो P1 P2 दिशा में जो परिवर्तन की दर मैं निकाल रही थी वो एक तरह से यहाँ पर थीटा ज़ीरो रखते ही वो मैक्सिमम आएगी। तो इसका मतलब जो लंब दिशा में जो परिवर्तन की दर है फ्लक्स की, वो किसी भी दिशा की अपेक्षा अधिकतम होती है, और ये जो अधिकतम परिवर्तन की दर है किसी भी अदिश फलन में, उसे हम कहते हैं अदिश फलन की प्रवणता। तो अदिश फलन की प्रवणता क्या है? किसी भी अदिश फलन में अधिकतम परिवर्तन की दर है। और ये बात हमें ध्यान रखनी है कि ये किसी भी, क्योंकि ये दिशा जो अधिकतम परिवर्तन की दिशा मुझे मिली है वो मिली है लंब दिशा में, यानी ये जो परिवर्तन होता है अधिकतम वो पृष्ठ के लंबवत दिशा में होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रेडियंट है किसी भी स्केलर फील्ड का, जो अदिश की प्रवणता है वो अदिश फलन में अधिकतम परिवर्तन की दर को बताती है, और ये जो दर है अधिकतम परिवर्तन की जो दिशा है वो उस पृष्ठ के लंबवत दिशा में
होती है। तो ग्रेडियंट फाई को मैं इसका मतलब क्या लिख सकती हूँ कि डी फाई डी एन एन कैप, जहाँ एन कैप क्या बताती है कि लंब दिशा में है परिवर्तन या अधिकतम, और डी फाई अपॉन डी एन बता रहा है कि अदिश फलन में परिवर्तन किस दिशा में हो रहा है, लंब दिशा में हो रहा है। अब यहाँ बात मुझे ये ध्यान रखनी है कि ग्रेडियंट मैंने निकाला किस राशि का था, अदिश फलन का निकाला था। अदिश राशि को वहाँ हम अदिश क्षेत्र में डिफाइन करते हैं, इसलिए जो ग्रेडियंट निकलता है वो अदिश क्षेत्र का निकलता है, अदिश राशि का निकलता है। लेकिन ग्रेडियंट प्राप्त करने के बाद जो मुझे राशि मिलती है वो सदिश राशि होती है। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने कहा कि जो ग्रेडियंट की दिशा मुझे मिलती है वो पृष्ठ के लंबवत दिशा मिलती है। तो यहाँ मैंने दिशा की बात की है, इसलिए ग्रेडियंट निकलने के बाद जो राशि बन जाती है वो सदिश बन जाती है। तो अदिश से किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, प्रवणता निकाल कर सदिश राशि में कन्वर्ट कर दिया। अब हम देखते हैं कि अदिश क्षेत्र की प्रवणता का हम कार्तीय निर्देशांकों में कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमने मान लिया हम कार्तीय निर्देशांकों में जब किसी भी बिंदु की का स्थिति सदिश लिखते हैं तो हम उसे लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इसलिए जो डी आर होगा, अल्पांश जो दूरी मैंने मानी थी एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर जाने के लिए, तो वो अल्पांश दूरी डी आर अगर मैं लिखूँ तो वो हो जाएगी डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप के बराबर। तो अब यहाँ पर अब मैं क्या करती हूँ, ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर निकालती हूँ। तो ग्रेडियंट फाई मुझे मालूम है डेल फाई डेल एन एन कैप है, इसलिए इसके साथ जब प्रोडक्ट करूँगी डी आर का, डॉट प्रोडक्ट करूँगी तो एन कैप डॉट डी आर बन जाएगा डी आर कॉस थीटा। तो यानी ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर का मान हो गया डी फाई अपॉन डी एन इंटू डी आर कॉस थीटा। तो अभी अभी हमने जो हमारा ऊपर एक देखा था, एक ग्रेडियंट निकालने के लिए जो हमने एक अपना फिगर बनाया था, उस फिगर में दिख रहा है मुझे कि डी एन का मान डी आर कॉस थीटा के बराबर है। तो यहाँ पर अब मैं डी आर कॉस थीटा को डी एन के बराबर रख देती हूँ। तो ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर बन जाता है डी फाई अपॉन डी एन इंटू डी एन, यानी डी फाई के बराबर। और डी फाई को अब मैं एक और तरीके से अगर मैं देखूँ तो एक तरीका तो डी फाई को मेरे पास लिखने का हो गया ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर के रूप में। अब दूसरा तरीका मैं देखती हूँ आंशिक अवकलन का तरीका। तो आंशिक अवकलन से मैं डी फाई को लिख सकती हूँ डेल फाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई डेल जेड डी जेड, यानी कि एक्स दिशा में परिवर्तन के साथ फाई का कितना परिवर्तन है इंटू एक्स राशि में कितना परिवर्तन है, प्लस वाई दिशा में फ्लक्स में कितना परिवर्तन है, अदिश राशि में कितना परिवर्तन है, इंटू डी वाई परिवर्तन दिशा में कितना किया गया स्थिति में, फिर जेड में कितना परिवर्तन किया गया तब उस स्थिति में फाई में कितना परिवर्तन हुआ। तो यानी एक्स वाई जेड के साथ परिवर्तनों को मैंने देख के और कितना परिवर्तन किया उससे गुणा कर दिया, तो मुझे आंशिक अवकलन की सहायता से डी फाई का मान मिल जाता है। तो आंशिक अवकलन से जब मैं इस डी फाई को मैं दो भागों में तोड़ती हूँ तो मुझे इसको मैं लिख सकती हूँ डॉट प्रोडक्ट के रूप में दो सदिश के, और वो दो सदिश कौन से होंगे, आई कैप डेल फाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई डेल फाई प्लस के कैप डेल फाई डेल जेड, और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड के साथ, और आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड ये डॉट डी आर बन जाता है। इसलिए अगर ये दोनों अगर मैं देखूँ तो एक को डी फाई मैंने लिखा है ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर, और दूसरा मुझे मिल रहा है आई कैप डेल फाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई डेल जेड डॉट डी आर। तो दोनों में ही डॉट डी आर है, दोनों एक ही राशि को व्यक्त कर रहे हैं, लिखने का तरीका अलग अलग है लेकिन दोनों एक ही राशि डी फाई को व्यक्त कर रहे हैं, यानी फ्लक्स में परिवर्तन को व्यक्त कर रहे हैं। और ये जो परिवर्तन है दोनों में ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर के बराबर होना चाहिए, इसलिए ग्रेडियंट फाई का मान मुझे क्या मिल जाता है, आई कैप डेल 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 एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड ऑफ फाई। तो यहाँ पर ये जो टर्म है ये कहलाती है ग्रेडियंट फाई, किसमें, कार्तीय निर्देशांकों में। तो कार्तीय निर्देशांकों में ग्रेडियंट फाई क्या हो गया, आई कैप डेल फाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई डेल जेड, यानी एक्स वाई जेड का परिवर्तन हम तीनों दिशाओं में निकाल एक्स वाई जेड तीनों दिशाओं में हम फाई का परिवर्तन निकाल के जोड़ देते हैं, सदिश योग उसका कर देते हैं, तो मुझे ग्रेडियंट फाई मिल जाता है कार्तीय निर्देशांकों में। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये जो आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड एक सिंबल है जिसे मैं नेबला ऑपरेटर कहती हूँ, ये ग्रेडियंट ऑपरेटर है, इसे हम डेल ऑपरेटर भी कहते हैं, इसको हम नेबला ऑपरेटर भी कहते हैं। तो ये एक ऑपरेटर हो गया है, एक संकारक हो गया है जो किसी भी अदिश राशि पर लगेगा या किसी भी सदिश राशि पर लगेगा तो कोई ना कोई संक्रिया करेगा। तो यहाँ हमने ये देखा है कि जब ये जो डेल ऑपरेटर या नेबला ऑपरेटर जिसे मैं आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड कह रही हूँ, जब ये अदिश फलन पे लगता है तो क्या देता है, अदिश फलन की प्रवणता
देता है। और अगली बार हम देखेंगे किस प्रकार से हम आगे इस चैप्टर में और अध्ययन करेंगे कि जब ये नेबला ऑपरेटर डॉट प्रोडक्ट करेगा यानी अदिश गुणनफल करेगा किसी सदिश के साथ तो मुझे डाइवर्जेंस देगा, और जब ये डेल ऑपरेटर किसी सदिश के साथ सदिश गुणनफल करेगा तो मुझे कर्ल देगा। तो ये तो था मैथमेटिकल किस तरह से, और हम फिज़िकली भी देखेंगे हम किस तरह से डाइवर्जेंस और कर्ल को डिफाइन करते हैं। धन्यवाद।